बहुत बहुत स्वागत है एक और लेक्चर के अंदर। YouTube पर देख रहे हो ना, YouTube पर तो सुन लो, अदरवाइज इन्फॉर्मेशन मिस करोगे, पता ही नहीं है कैसे देखना है। नंबर 1 थिंग, ऊपर दिए गए नंबर पर DM करो या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करो, क्योंकि फ्री डाउट्स मैं टेलीग्राम पर, चाहे कोई मेरा पेड स्टूडेंट है या नहीं, टेलीग्राम पर फ्री डाउट्स लेता हूँ। अगली बात, ये हमारा एग्जाम ओरिएंटेड बैच का एक और खूबसूरत लेक्चर है कि नहीं? यस सर जी, लगातार हम YouTube पर डाल रहे हैं। हाँ सर जी, सितंबर 26 जनवरी 27 के बच्चों, आप लोगों के लिए ये बेहिसाब मददगार साबित होने वाला है। इसके अंदर जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग क्या कवर कर रहे हैं, पूरा कॉन्सेप्ट, वो भी प्रेजेंटेशन थीम में, जैसे तुमने पहले कभी पढ़ा ही नहीं है। 5-6 बच्चों को उठाता हूँ, एक स्टोरी बनाता हूँ, फिर उनके थ्रू स्टोरी को आपके सामने प्रेजेंट करते हैं नाटक के रूप में, फिर उसको कॉन्सेप्ट से लिंक करता हूँ, फिर इम्पैक्ट बुक का लेक्चर देता हूँ, उसके बाद RTP, PYQ, MCQ, स्टडी मैट क्वेश्चन टेस्ट चैप्टर वाइज चेक करके देता हूँ। MCQ के केस बेस्ड सेपरेट लेक्चर हैं, MCQ के सेपरेट टेस्ट है, सब कुछ मात्र 110 घंटे में। अनलिमिटेड व्यूज़ हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, अनलिमिटेड मेंटोरशिप है, और क्या चाहिए बच्चा पार्टी। सर YouTube पर कितना मिलेगा? जितना YouTube पर अपलोड होते जा रहा है उतना, कुछ चैप्टर्स मॉड्यूल 3 के, बाकी पूरा बैच ले लो, इतना कम प्राइस है, बहुत ही बढ़िया। ऊपर दिए गए नंबर पर DM कर सकते हो या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। हार्ड बुक्स भी मिलेंगी इसके अंदर आपको, 4 हार्ड बुक्स, AS के लिए भी, मॉड्यूल 3 के लिए भी, कॉन्सेप्ट के लिए भी, इम्पैक्ट बुक की भी, MCQ की भी, और 2 रिवीजन चार्ट्स मिलेंगे बच्चा पार्टी। 4 हार्ड बुक, 2 रिवीजन चार्ट्स। तो देर किस बात की है, प्राइस बहुत ओके है, फैसिलिटीज़ बहुत सारी हैं। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि डेली 4 वीडियो 2 शॉर्ट फ्री में चैनल पे डाल रहा हूँ, 100 में से 100 नंबर स्कोर करने में आपकी हेल्प करने के लिए, अनलिमिटेड गाइडेंस। चलो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेके प्रभु का नाम। टन 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 टन। हेलो हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? सर जी हम बढ़िया, आप सुनाइए? यहाँ भी सब बढ़िया। आज की सीख से शुरू करते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना तो मुझसे बुरा न कोई। जिस दिन हम ये समझ लेंगे कि एक उंगली अगर हम किसी की तरफ उठा रहे हैं तो 3 हमारी तरफ हैं, तो क्यों ना हम अपने भीतर जाके, क्यों ना हम अपने आप को सुधारें, क्यों ना हम ये देखें कि समस्या सारी हमारे भीतर है, ना कि सामने वाले के अंदर। तो हमारा जीवन आज के मुकाबले 90% बेहतर हो जाएगा, इस बात का वादा है। इसके लिए बड़ा दिल चाहिए, बड़ी छाती चाहिए, बड़ा जिगर चाहिए, ये मानने के लिए कि हमारे भीतर कमी है, हम उसे दूर करेंगे। किसी ने आपसे कुछ कहा, किसी ने आपको गाली दी, वो उसकी गलती है। अगर आप उससे दुखी हो रहे हो तो आपका अहंकार दुखी हो रहा है। अपने का मुझसे कह दिया, मैं इतना बड़ा, इतना महान व्यक्ति, मुझे गाली दे दी, वो अहंकार आपको दुखी कर रहा है। उसने दिया, आप लो ही मत, हंसी में ले जाओ, टालो। अहंकार को बोलो, अरे भाई थोड़ा थम जा, मुझे तंग मत कर, उसकी गलती है, मेरी गलती थोड़ी है, मैं क्यों दुखी होऊंगा। वो उसने भद्दे शब्द प्रयोग किए हैं, उसकी आत्मा दुखी होगी, मैं थोड़ी। इतना सा फेर है बस। विद दिस नोट आज की चर्चा शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चा पार्टी। मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट हो चुका है, फॉर्मेट हो चुका है, और जो तीसरा टॉपिक उसके अंदर है की पॉइंट्स, उसमें मैं आपको प्रोविजन फॉर टैक्स की चर्चा करा चुका हूँ, इंटरेस्ट एक्सपेंस, डिविडेंड, रेंटल इनकम वो समझा चुका हूँ कि उनको एक्रूअल बेसिस पे, पेमेंट बेसिस पे कैसे कैसे लेना होता है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, ये हो गया। अब हमारा अगला मुद्दा आ रहा है की पॉइंट्स के अंदर, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट के चैप्टर में वो पॉइंट्स जो बच्चों को तंग करते हैं, उनमें एक ये पॉइंट भी है, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट और डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कई क्वेश्चंस में हमें ये 2 खाते बनाने पड़ जाते हैं बच्चा पार्टी, और बच्चों को हो जाती है इनमें बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। उन्हें यही नहीं पता चलता कौन सा अमाउंट कहाँ जाएगा, कैसे, और किसकी पोस्टिंग फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहाँ होगी। बेसिकली ये उन क्वेश्चंस में काम आता है। ऐसी एडजस्टमेंट बहुत सारी हैं स्टडी मटेरियल में। ये उन क्वेश्चंस में काम आता है जहाँ पे कोई फिक्स्ड एसेट है, आपने उसको साल के दौरान कुछ खरीदा, कुछ बेचा भी, उसको डेप्रिशिएट भी किया, कुछ उसका डैमेज वगैरह हो गया, तो एक एसेट, फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड बहुत सारी एडजस्टमेंट जब किसी क्वेश्चन में हो जाती हैं, तो बच्चे को ये नहीं पता चलता किस एडजस्टमेंट को कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहाँ ले जाऊँ, प्लस करूँ, माइनस करूँ, क्या ट्रीटमेंट करूँ। तो उसका सॉल्यूशन है, आप उस एसेट का और उससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना लीजिए, और इन अकाउंट में कौन सी पोस्टिंग कहाँ है, कैसे कैसे है, ये मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद क्या होना है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, वो भी बता दूंगा। तो ये भी समरी आपके पास बन जाएगी, ये भी समराइज्ड वे में आपके पास चीज़ हो जाएगी, ये भी समराइज्ड वे में आपके पास चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है सर।
वी आर रेडी, वी आर रेडी, वी आर रेडी। इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से कवर अप करेंगे बच्चा पार्टी, इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से कवर अप करके चलेंगे, इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से कवर अप करेंगे। ठीक है सर, ये एग्जाम्पल आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। ऐसा होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन में, यहाँ पीपीई का मतलब है प्यारे बच्चों प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, AS10 के हिसाब से। AS10 का नाम ही है पीपीई यानी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं, प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट ये वर्ड देख करके ये मत समझ लेना कि इसमें केवल प्रॉपर्टी आएगी, प्लांट और इक्विपमेंट ये तीन चीजें ही आएंगी। नहीं रे बच्चा, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट एक वर्ड है जिसकी एक डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन में कोई भी आइटम फॉल कर जाएगा वो पीपीई कहलाएगा। पीपीई की एक डेफिनेशन है, क्या? वो आइटम टेंजिबल है अगर, जिसे टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, प्लस उसकी यूजफुल लाइफ 12 महीने से ज्यादा है, प्लस उसे बिजनेस में यूज करने के लिए रखा गया हो। जो भी आइटम ये तीनों शर्तें पूरी कर देगा वो पीपीई बन जाएगा। अगर वो आइटम टेंजिबल है, जिसे टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, प्लस उसकी लाइफ जितने साल वो चलेगा वो 12 महीने से ज्यादा है, जितने पीरियड वो चलेगा वो 12 महीने से ज्यादा का पीरियड है, प्लस उसे बिजनेस में यूज करने के लिए रखा गया हो। जो भी आइटम ये तीनों शर्तें पूरी करेगा उस आइटम को बोलेंगे पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, इसके उदाहरण में बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, व्हीकल, ये सारी चीजों पे ये तीनों शर्तें पूरी होती हैं, पीपीई कहलाती हैं। और इनसे रिलेटेड ही कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन में हमें एडजस्टमेंट देखने को मिलती है। बिल्डिंग इतनी थी और खरीद ली, डेप्शन लग गया, इतनी की बच गई, ये सब वगैरह वगैरह। ठीक है सर, तो मैंने यहाँ पर डाटा लिखा हुआ है पीपीई 32 लाख 38 लाख, 2 साल का डाटा दे रखा, उस पर डेप्रिसिएशन 9,20,000, 11,60,000, ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है, ये करंट ईयर है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, कंपनी सोल्ड 1 PPE फॉर 1 लाख, द कॉस्ट ऑफ विच वॉज 2 लाख एंड डेप्रिसिएशन टिल डेट 80,000। 1 PPE, एक PPE ऐसा था कॉस्ट ऑफ विच वॉज 2 लाख, जिसे 2 लाख में खरीदा था बच्चा पार्टी। कितने में खरीदा था? 2 लाख में। एंड डेप्रीसिएशन टिल डेट 80,000, और उस पर अभी तक हम डेप्रीसिएशन 80,000 लगा चुके थे। तो प्यारे बच्चों, कोई भी पीपीई जिसे आपने 2 लाख में खरीदा और अभी तक उस पर 80,000 आप डेप्रीशिएट कर चुके हो, तो उसकी क्या वैल्यू बची होगी बुक्स में? सर 2 लाख माइनस 80,000 बोले तो 1,20,000 रुपए वैल्यू बची होगी। बिल्कुल ठीक, 1,20,000 रुपए वैल्यू बची होगी। बिल्कुल ठीक। उस 1,20,000 वाली चीज को तुमने सोल्ड फॉर 1 लाख, मात्र 1 लाख में बेच दिया, लॉस हुआ कितने का? 20,000। ये बस हिंदी कर रहा हूं, अभी हिंदी कर रहा हूं बस, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। ये सारी पीपीईज का बैलेंस था पिछले साल 32, इस साल हो गया 38। ये सारी पीपीईज पर डेप्रिसिएशन लगा चुके थे अभी तक 920, इस साल बढ़ के हो गया 1160, क्योंकि इस साल डेप्रिसिएशन और लगा होगा। और नीचे कह रहे हैं एक पीपी जो 2 में खरीदी थी, 80 का डेप्शन, 1,20 बची थी, उसे 1 लाख में बेच दिया, 20,000 का घाटा। दूसरा, कंपनी डिसाइडेड टू राइट ऑफ 1 पीपीई कॉस्टिंग 56,000, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड टिल डेट 40,000। एक और पीपीई है, एक और मशीनरी है, कॉस्टिंग यानी जिसे खरीदा था 56,000 में, कॉस्टिंग यानी खरीदा था 56,000 में, डेप्रिसिएशन टिल डेट 40, अभी तक वो 40,000 से घिस चुकी थी। 56 में खरीदा, 40,000 से घिस चुकी थी, कितने की बची? 16,000। उसको राइट ऑफ कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, बुक से हटाना है 16,000 को। क्यों? अब वो काम की नहीं रही, आउटडेटेड हो गई है, 16,000 की वैल्यू को हटा दो। तीसरा, डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग पीपीज फॉर करंट ईयर, बाकी जितनी भी पीपीज बच गई उन पे करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है 360। एक और एक, 2 पीपीज के लिए कुछ अलग बात लिखी हुई है, और बाकियों के लिए कह रहे हैं बचा हुआ, बाकियों के लिए, बची हुई पीपीज के लिए 3,60,000 का डेप्रिसिएशन है साल का, 3,60,000 का डेप्रिसिएशन है साल का। यस सर जी, यस सर जी। हिंदी करिए बस, मैंने क्वेश्चन की। ये पीपी जो 32 लाख 38 लाख लिखा हुआ है, इसके अंदर बहुत सारी बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर सब है मिला करके, सबका टोटल लिखा हुआ, सारे एसेट्स का टोटल लगा लो। ये पिछले साल 32 लाख था, इस साल बढ़ के 38 लाख हो गया। कुछ ना कुछ खरीदा होगा तभी वैल्यू बढ़ गई है। हाँ, एसेट्स और खरीदे होंगे तभी तो वैल्यू बढ़ गई। डेप्रिसिएशन पिछले साल 920, इस साल 1160। हाँ, डेप्रिसिएशन भी बढ़ेगा क्योंकि करंट ईयर में डेप्रिसिएशन और लगेगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। एक पीपी
2 लाख में खरीदी थी, 80 का डेप्शन, 1,20 की बची थी, 1 लाख में बेच दिया, 20,000 का लॉस। दूसरी पीपी 56 माइनस 40, 56 की खरीदी थी, 40 की डेप्शन हो गई, 16 की बची थी, उस 16 को हटा दो बुक से, वो आउटडेटेड हो गई, और बाकी बची पीपीज पर 3,60,000 का करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। ये हिंदी लिखी हुई है बस सर जी सवाल की, और आपसे कहते हैं इसका इनका इफेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट में डालना है। याद रखना बच्चों, वो एडजस्टमेंट्स हैं ये जो तंग करेंगी बाद में, उन्हें पहले ही डील करके चल रहे हैं। अगर बात करूं कॉन्सेप्ट्स की तो हो चुका है, वैसे क्वेश्चन पे आ सकते हैं डायरेक्ट, पर नहीं ला रहा हूं अभी। क्वेश्चन के लिए पहले आपको हथियार जुटवा रहा हूं, अभी क्वेश्चन के लिए पहले आपको तैयार करवा रहा हूं बच्चा बेटी, क्वेश्चन के लिए पहले अभी आपको तैयार करवा रहा हूं सर। यस सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। जी चलो तो बच्चा पार्टी, अब पता है क्या होता है, अब आप देखो कितनी सारी एडजस्टमेंट है। यूं तो फिक्स्ड एसेट, पीपी का मतलब है टेंजिबल वाले फिक्स्ड एसेट्स, वो फिक्स्ड एसेट जिन्हें हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो तीनों शर्तें मैंने बताई दी खैर आपको। तो पीपीई यूं तो कहाँ जाता है, यूं तो पीपीई जाता इन्वेस्टिंग में, हाँ इन्वेस्टिंग में जाता है सर, बिल्कुल ठीक। मैंने बताया ना, सेल परचेज ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट कहाँ जाती है, पीपीई में, पीपी में। पर आपको यहाँ से देख के ये नहीं पता चल रहा ना कि परचेज कितने की है, सेल तो चलो दे रखी है, कुछ लॉस वगैरह भी है, और भी एडजस्टमेंट्स हैं, राइट ऑफ भी है। तो फाइनली क्या करें, फाइनली क्या करें? कुछ बच्चे बोलेंगे सर जी 32 लाख की पिछले साल थी पीपी, इस साल बढ़ के 38 लाख हो गई, तो 6 लाख का खरीद लिया ना। उन बच्चों से मैं कहूँगा मेडिकल स्टोर पे जाओ, एक गोली आती है उसका नाम है न्यूरोकाइंड गोल्ड, एक पत्ता आएगा, 10 गोली का पत्ता ले आना, 100 रुपये का मिलेगा, एक रात को रोज खानी, सोने से आधे घंटे पहले दूध के साथ। ठीक है बच्चे बैठी, ठीक है सर। क्यों? बुद्धि स्लो हो गई है इसलिए। अरे मेरे भाई, अगर इतना ही डायरेक्ट हो, इतना ही आसान हो चीज़ें, तो फिर जीवन ही क्या है, फिर कहने ही क्या है? 32 की चीज़ बढ़ के 38 हो गई तो 6 लाख खरीदा होगा, है ना? तुमने डेप्रिसिएशन का इफेक्ट लिया इस बात में, ना ये बोलते वक्त तुमने ये सोचा कुछ बिकी भी है उसका भी इफेक्ट लेना है। तो ऐसे ना करो यार, इतना डायरेक्ट जवाब नहीं देते, और भी पेज फंसे हुए हैं सामने, देखो तुम्हारी आंखों के सामने लिखा हुआ है, कुछ बिक भी रहा है। ये पीपी 32 38 में सारी पीपीज हैं, उन्हीं में से कुछ बिक भी रही है, कुछ डेप्रिशिएट भी हो रही है, कुछ राइट ऑफ भी हो रही है, उनका इफेक्ट लिया नहीं, सीधा कहने लग गए 6 लाख। ऐसा थोड़ी होता है। तो प्यारे बच्चों, ऐसे केस में आपको ये 2 अकाउंट्स बना लेने हैं, एक तो पीपीई अकाउंट और एक डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कह लो, या इसी का दूसरा नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये जो क्वेश्चन है यहां पर इसने आज तक का टोटल डेप्रिसिएशन दे रखा है, एसीसी लिखा हुआ है, इसका मतलब है एक्यूमुलेटेड, मतलब सारी पीपीज जब से खरीदी तब से आज तक का टोटल डेप्रिसिएशन 920। ये पिछले साल की आखिरी डेट तक की बात थी। इस साल की आखिरी डेट पर सारी पीपीज जब से खरीदी तब से लेकर इस साल की आखिरी डेट तक सारी पीपीज का डेप्रिसिएशन 11,60,000, 11,60,000। ओहो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ही दूसरा नाम होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये 2 अकाउंट बना लीजिए, आपको सारी क्लैरिटी आ जाएगी, आपको सब पता चल जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है, और कैश फ्लो में क्या कहाँ से कैसे इफेक्ट जाएगा। यू वुड बी नोइंग एवरीथिंग, यू वुड बी नोइंग एवरीथिंग, यू वुड बी नोइंग एवरीथिंग। ठीक है सर जी, ठीक है सर जी, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। तो ये कैसे कैसे बनेंगे, देखो भैया, ये है एक एसेट अकाउंट, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, याद रखना मेरी बात को। कम ऑन यार, याद रखना मेरी बात को बच्चा पार्टी। हाँ, ये एसेट है, एसेट, एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड लिखते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। 11 से पढ़ रहे हो अकाउंट्स, इतना तो पता होना चाहिए। इन माय पर्सनल ओपिनियन
इतना तो ज़रूर ही पता होना चाहिए सर, ज़रूर ही पता होना चाहिए। तो ये रहा एसेट का ओपनिंग बैलेंस जो हमने लिख दिया, ये यहाँ पे लिख देंगे क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है सर, ठीक है सर। जो और खरीद ली वो ओपनिंग बैलेंस में प्लस कर दो, खरीदे तो पेमेंट करोगे इसलिए टू बैंक आ जाएगा। जो बेच दी वो माइनस कर दो क्योंकि वो चली गई आपके पास से, वो हटा दो, दूसरी साइड पे लिख दो, दूसरी साइड पे लिख दो। बेचोगे तो पैसा आएगा, बाय बैंक आ जाएगा यहाँ पे। और बोलो 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 बोलो। जो राइट ऑफ कर दी, जो बुक से हटा दी क्योंकि आउटडेटेड हो गई थी इस वजह से हटा दी, उसे भी हटाओ यहाँ से, उसे भी हटाओ यहाँ से, उसे भी हटाओ यहाँ से। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। यानी प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। इतने एसेट मेरे पास पहले से थे, हाँ सर। इतने मैंने और ख़रीद लिए, हाँ सर। माइनस यानी दूसरी साइड, इतने मैंने बेच दिए, इतने मैंने अपनी बुक से हटा दिए क्योंकि आउटडेटेड हो गए, और इतने मेरे पास बचे हुए हैं। आई गेस दिस इज़ एब्सोल्युटली सिंपल। मुझे नहीं पता कौन आपको अकाउंट किस प्रकार से पढ़ाता है या कैसे बताता है, कैसे नहीं। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ, ये अकाउंट्स जो है रीड करना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो, इन्हें याद करना मत शुरू करो। इन्हें जर्नल एंट्री के माध्यम से सोचना, फिर डेबिट साइड पोस्टिंग, क्रेडिट साइड पोस्टिंग, वो सब छोड़ो, बचकानी बातें हो गई, तुम बड़े हो गए। इन्हें इंटरप्रेट करना शुरू करो, इन्हें रीड करना शुरू करो। ये एक भाषा है, ये एक भाषा है अकाउंट्स। अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज। आई सेड सो मेनी टाइम्स, अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज, नथिंग मोर देन दैट। बस हिंदी में हम कैसे लिखते हैं, इतना पहले से था, प्लस इतना और खरीद लिया, माइनस इतना बेच दिया, इक्वल टू बचा इतना। यहाँ पे थोड़ा तरीका है, ऐसे कर देते हैं, डेबिट क्रेडिट नाम लिख देते हैं, ऐसी टू बाय लगा देते हैं, बस और क्या है, चीज़ वही है। आई रिपीट वंस मोर, आई रिपीट वंस मोर, एसेट ओपनिंग इतना था मेरे पास, इतना मैंने और खरीद लिया, माइनस यानी दूसरी साइड इतना बेच दिया। जब भी अकाउंट में माइनस करना होता है कुछ तो दूसरी साइड पे लिख देते हैं। इतना बुक से हटा दिया आउटडेटेड होने की वजह से, और इतना बचा हुआ है, इतना बचा हुआ है। बहुत ही सिंपल चीज़ है सर, ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्यारे बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल। ऑफ कोर्स बेचते वक्त, अब बेच रहे हैं हम, यहाँ पे लिख रहे हैं, हाँ बेच रहे हैं। बेचते वक्त, एसेट को बेचते वक्त प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। हाँ ये तो हो सकता है सर, बिल्कुल ठीक बात है। लॉस होगा तो यहाँ आएगा बाय P&L के नाम से, लॉस ऑन सेल। प्रॉफिट होगा तो यहाँ आएगा टू P&L प्रॉफिट ऑन सेल, टू P&L प्रॉफिट ऑन सेल। क्योंकि प्यारे बच्चों, बाय का वर्ड का मतलब होता है डेबिट और टू वर्ड का मतलब होता है क्रेडिट। ओके सर, तो प्रॉफिट को क्या, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है, इतना पता होना चाहिए। इसलिए प्रॉफिट हो रहा है तो टू साइड, लेफ्ट साइड लिखेंगे टू P&L, और लॉस को डेबिट करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल प्रॉफिट्स एंड गेन्स। हाँ 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 याद है सर, याद है। तो लॉस हो रहा है तो डेबिट यानी बाय करके लिखेंगे राइट हैंड साइड पे। ओके सर, ओके। बिल्कुल 11वीं वाली बातें भी बता देता हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि मुझे क्या, हमें किसी पर डिपेंड नहीं रहना, हम किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहते। मैं नहीं चाहता कि मैं ये बोलूँ कि ये तो उस टीचर ने बताया होगा, उसने बताया होगा। मैं बहुत ही ज़्यादा बेसिक बात आती है तब बोलता हूँ कि भाई डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस ये तो पता ही होना चाहिए, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, गोल्डन रूल 3 अकाउंट्स की, ये तो पता ही होना चाहिए बस। तब ठीक है सर, तो ये बन गया पूरा खाता, ये बन गया पूरा खाता, बन गया खाता। ओपनिंग इतना प्लस इतना और खरीद लिया तो पेमेंट होगी बैंक से टू बैंक। जो बेच दिया वो दूसरी तरफ, बेच दिया तो पैसा आएगा बाय बैंक। जो हटा दिया बुक से वो भी दूसरी तरफ, हटा दिया तो नुकसान है बाय P&L क्योंकि वो आउटडेटेड हो गया। बेचते वक्त लॉस हुआ तो बाय P&L, प्रॉफिट हुआ टू P&L, और इतना एंड में बचा हुआ है बाय बैलेंस CD। सिंपल इज दैट, सिंपल इज दैट। आपके ब्लड में डाल देता हूँ, इतनी बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, इतनी बार रिपीट कर रहा हूँ, और कह रहा हूँ इसे इंटरप्रेट करो, लर्न मत करो, याद मत करो, याद मत करो। इतना था, इतना और खरीद लिया, इतना बेच दिया, इतना बुक से हटा दिया, इतना बचा हुआ, बेचते वक्त लॉस हुआ तो यहाँ प्रॉफिट हुआ तो यहाँ, खत्म खत्म। ये हो गया एसेट का खाता, ये हो गया एसेट का खाता। इसके बाद डेप्रीसिएशन, एक्यूमुलेटेड, आज तक का टोटल डेप्रीसिएशन हर एक PPE पर मिला करके, उसका हिसाब किताब, सारी PPEs पर जब से वो खरीदी है तब से लेकर आज तक का टोटल डेप्रीसिएशन कितना है, उसका हिसाब किताब रखने के लिए जो खाता बनाते हैं उसे कहते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, उसका दूसरा नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। अब भैया ओपनिंग बैलेंस यहाँ आएगा क्योंकि प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है, प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड लिखेंगे और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड लिखेंगे, इतना पता होना चाहिए। क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आ जाएगा। साल शुरू होने तक इतना डेप्रीसिएशन सारी PPEs पर ऑलरेडी लग चुका था। बाय बैलेंस BD का मतलब है साल शुरू होने पर सारी PPEs पर इतना डेप्रीसिएशन ऑलरेडी लग चुका था, ऑलरेडी लग चुका था। लेट सपोज प्यारे बच्चों,
1 अप्रैल 2020 को हमने 5 पीपीज खरीदी, 5 फिक्स्ड एसेट्स हमने खरीदे 1 अप्रैल 2020 को, और 20, 21, 22, 22, 23 3 साल बीत चुके हैं। 1 अप्रैल 23 आई, 3 साल बीत चुके हैं, 1 अप्रैल 23 आई। 1 अप्रैल 23 को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम बना रहे हैं, तो उसमें ओपनिंग बैलेंस में क्या लिखेंगे, पिछले 3 साल का जो टोटल डेप्रिसिएशन है, पिछले 3 साल का 20, 21, 22, 22, 23 जो टोटल डेप्रिसिएशन है इन 5 पीपीज पर, जो पिछले 3 साल में अभी तक लग चुका है, जो पिछले 3 सालों में अभी तक लग चुका है 5 पीपीज पर। ओके ओके, और फिर 23-24 का जो डेप्रिसिएशन है वो और लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें तो टोटल मारते हुए जाना है ना। पिछले 3 साल में इतना लग चुका है, चौथे साल का ये रहा, चौथे साल का ये रहा। कोई पीपी बिक गई है, कोई पीपी बिक गई है, बुक से जा चुकी है, हट चुकी है, या हमने राइट ऑफ कर दिया आउटडेट होने की वजह से गोदाम से हटा दिया है, उसका डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, हटा दो, दूसरी साइड पे लिख दो 2 पीपी के नाम से, क्योंकि ये पीपी बिक चुकी है, हमारे यहाँ से जा चुकी है, इसका डेप्रिसिएशन का रिकॉर्ड अब हटाओ, फिनिश करो, उसको मेंटेन मत करो, उसको कब तक मेंटेन, वो तो गई तो रिकॉर्ड में से भी हटाओ। राइट ऑफ कर दी, बुक से हटा दी, गोदाम से हटा दी, तो भी वही बात है, बेच दो चाहे राइट ऑफ कर दो, गोदाम से हटा दो, बात एक ही है। और अंत में फिर इतना डेप्रिसिएशन बचा हुआ है, इतना डेप्रिसिएशन फिर अंत में बचा हुआ है टू बैलेंस शीट, टू बैलेंस शीट। बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस कि भैया लेट सपोज हमने 3 साल पहले 5 पीपीज खरीदी थी, तो 5 पीपीज पर 3 साल तक का टोटल डेप्रिसिएशन ये है। बाय डेप्शन चौथे साल का डेप्रिसिएशन ये रहा, चौथे साल का डेप्रिसिएशन ये रहा, चौथे साल का डेप्रिसिएशन ये रहा। अब इनमें से मान लो हमने एक पीपी बेच दी और एक पीपी राइट ऑफ कर दी, तो उन पे जो भी टोटल डेप्रिसिएशन है आज तक का वो हटा दो इस खाते में से, 2 पीपी उस वो हटा दो इस खाते में से। डेप्रिसिएशन ऑन पीपी फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टिल डेट ऑफ सेल राइट ऑफ। कोई भी पीपी अगर आपने बेच दी है या बुक से हटा दी है, राइट ऑफ कर दी है, तो वो पीपी जब भी खरीदी थी डेट ऑफ परचेज से लेकर उसकी डेट ऑफ सेल या राइट ऑफ तक का डेप्रिसिएशन यहां से हटा दो, और एंड में जो बच गया वो बैलेंस शीट। 5 पीपीज का टोटल डेप्रिसिएशन ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस, फिर उसमें आज इस साल का डेप्रिसिएशन और जोड़ दो, उसमें जो पीपी सेल हो गया राइट ऑफ हो गई वो हटा दो, और क्लोजिंग बैलेंस बचा हुआ आ जाएगा आपके पास, क्लोजिंग बैलेंस बचा हुआ आ जाएगा आपके पास। ठीक कह रहे हैं सर, you're absolutely right सर। हाँ, जो पीपी आपने सेल कर दिया राइट ऑफ कर दिया उसे यहाँ से भी हटाना सर, सेम अमाउंट यहाँ भी आएगा, पीपी अकाउंट भी तो हटेगा उसका, वो उसका केवल डेप्रिसिएशन का रिकॉर्ड थोड़ी हटाओगे, पीपी भी तो हटाओगे। हाँ सर, हाँ सर, तो इसकी डबल पोस्टिंग होती है ये वाली, ये अमाउंट यहाँ भी आता है और यहाँ भी आता है, यहाँ भी आता है, यहाँ भी आता है। ठीक है सर, ठीक है, बस खत्म खत्म। पीपी अकाउंट में क्या है, ओपनिंग इतना था, टू बैंक इतना और परचेज कर लिया, बाय बैंक इतना सेल कर दिया, बाय पेंडल राइट ऑफ इतना राइट ऑफ बुक से हटा दिया, बाय बैलेंस शीट इतना क्लोजिंग बैलेंस बचा हुआ है। हाँ, बेचते वक्त लॉस हुआ तो बाय पीएनएल, प्रॉफिट हो तो 2 पीएनएल, और जो पीपी बिक चुकी है राइट ऑफ हो चुकी है उस पर आज तक का जो डेप्रिसिएशन है वो पीपी अकाउंट से भी हटाओ, उसका रिकॉर्ड पीपी अकाउंट से भी हटाओ बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्शन या प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट कैसे बनेगा, ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी के नाम से, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, उसमें से जो बिक गई है राइट ऑफ हो गई वो पीपी हटा दो 2 पीपी, और एंड में बचेगी 2 बैलेंस शीट। जो पीपी बिक गई है राइट ऑफ होगी उस पर डेट ऑफ परचेज से लेकर डेट ऑफ सेल या राइट ऑफ तक का डेप्रिसिएशन हटाना है। ठीक है सर, ठीक है सर। अब प्यारे बच्चों जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है इसकी वैल्यूज आप लोग यहाँ पुट कर सकते हैं। आइए जरा, अरे यार ये मिटेगा कैसे, वैल्यूज कैसे पुट होंगी। चलो लिखते हैं, पीपी का ओपनिंग बैलेंस 32, क्लोजिंग बैलेंस 38, टू बैलेंस बीडी में आएगा 32 लाख, बाय बैलेंस सीडी में आएगा 38 लाख। ठीक है सर। प्रोविजन फॉर डेप्शन ओपनिंग बैलेंस यानी यहाँ पर 9,20,000, 9.2 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी 11,60,000, 11.6 लाख। कंपनी सोल्ड 1 पीपीई फॉर 1 लाख, कंपनी ने एक पीपी बेच दी 1 लाख में, सेल कहाँ आती है, बाय बैंक सेल 1 लाख, 1 लाख। द कॉस्ट ऑफ विच, जिसे खरीदा कभी 2 लाख में था, वो तो जब खरीदा था तब एंट्री हो गई होगी 2 लाख की, तो कभी पहले खरीदा था। आज तक का उस पर डेप्रिसिएशन है 80,000, आज तक का डेप्रिसिएशन। ये देखो यहाँ पर जो पीपीई प्यारे बच्चों बिक जाती है राइट ऑफ हो जाती है, मैंने बताया उस पर डेट ऑफ परचेज से लेकर आज तक का यानी डेट ऑफ सेल राइट ऑफ तक का जो भी डेप्रिसिएशन है वो यहाँ आएगा 2 पीपी, उसे डेप्शन अकाउंट से भी हटाओ और एसेट अकाउंट से भी हटाओ। यहाँ भी बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ भी आ जाएगा 80,000, यहाँ भी आ जाएगा 80,000। हाँ ठीक है सर,
ठीक है सर। उसके बाद जो पीपी कभी 56,000 में खरीदी थी कुछ साल पहले, उस पर आज तक का डेप्रिसिएशन है 40,000, तो भाई जो पीपी राइट ऑफ होती है उस पर भी जो आज तक का डेप्रिसिएशन है वो भी हटाओ यहाँ से, 80 + 40, और यहाँ भी 80 + 40, 80 + 40, 80 + 40, और करंट ईयर का डेप्रिसिएशन 360, वो यहाँ आएगा, बाय डेप्रिसिएशन करंट ईयर 360। अब प्यारे बच्चों जो बेचते वक्त लॉस हुआ था मैंने सिखाया था, 2 का खरीदा, 80 का डेप्शन, 1,20 की वैल्यू बची थी, 1 लाख में बेच दिया, 20,000 का लॉस। लॉस कहाँ था? यहाँ था, ये रहा लॉस 20,000, बाय P&L लॉस ऑन सेल 20,000। उसके बाद 56 की चीज़ खरीदी थी, 40 का डेप्शन, बची थी 16 की, वो राइट ऑफ कर दी। राइट ऑफ भी यहीं आता है, बाय P&L राइट ऑफ 16,000, बाय P&L राइट ऑफ 16,000। प्रॉफिट कुछ है नहीं, प्रॉफिट कुछ है नहीं, खाता बन गया, रेडी है सर जी, रेडी है। निकालो क्रेडिट साइड, 80 और 40, 1,20 और 1, 2,20 और 20, 2,40 और 16, 2,56 और 38, 40,56,000 इस साइड का टोटल आ रहा है, और 32 लाख इस साइड का टोटल आ रहा है, डेबिट साइड का 32। तो ये बच गया डेबिट साइड 8,56,000, जो कि हमारी ये मिसिंग फिगर थी टू बैंक परचेज। 8,56,000 रुपये की मशीनरी हमने खरीदी है, जो तुम कह रहे थे शुरू में देख के कि 32 की थी, बढ़ के 38 हो गई, 6 लाख का परचेज हो गया। 6 का परचेज नहीं है, 856 का परचेज है, और भी चीज़ें कंसिडर करनी थी। उसके बाद हमें पता चला कि 856 की परचेज है, 856 की परचेज। और यहाँ पे ये तो टैली है, 9 और 3 1280, और 1160 और 120 1280, ये तो खुद ही टैली हो रहा है, ये तो खुद ही टैली हो रहा है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। ऐसे करना है प्यारे बच्चों, ऐसे करना है प्यारे बच्चों। ओके सर जी, ओके सर जी। अब क्या करना है, ये जो टू बैंक है, जो परचेज आपने करी एसेट की, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगी। हाँ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखते हैं परचेज ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये जो प्रॉफिट ऑन सेल है, ये जो प्रॉफिट ऑन सेल है, तुम बताओ प्रॉफिट ऑन सेल, ड्रिप सर ऑपरेटिंग में जो लेस करते हैं, ड्रिप एनपीबीटी में से लेस ड्रिप, उसमें पी यही है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये ऑपरेटिंग में माइनस होगा, ड्रिप में जाएगा, ड्रिप में पी, ड्रिप में जो पी वाला अमाउंट है वो यही है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ओके सर, ओके सर, ओके सर, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, 80 और 40 1,20, ये तो ऊपर भी आ गया, नीचे भी आ गया, इसके दोनों इफेक्ट तो यहीं आ गए। सेल इन्वेस्टिंग में जाएगा, सेल ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट 1 लाख रुपए इन्वेस्टिंग में जाएगा। ठीक ठीक। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट डीजीपी दिल ऑपरेटिंग में प्लस होता है, डीजीपी दिल ऑपरेटिंग में प्लस होता है। राइट ऑफ इसका भी सेम ट्रीटमेंट करेंगे, ऑपरेटिंग में प्लस करेंगे, ऑपरेटिंग में प्लस करेंगे। ठीक है सर, ठीक है, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। और ये जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, ये डीजीपी दिल में जो डी फॉर डेप्रिसिएशन होता है वहां जाएगा, ऑपरेटिंग में, डीजीपी दिल में 360। ओके सर। तो प्यारे बच्चों, कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन आता है, उसमें पीपी का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, एक्यूमुलेटेड डेप्शन यानी प्रोविजन फॉर डेप्शन का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, और कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखी होती है, और बच्चे का हो जाता है बेड़ा गर्क। ये 2 खाते बनाओ, पीपी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट, टू ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस बीडी पीपी में, जो और खरीद लिया टू बैंक, जो बेच दिया बाय बैंक, जो राइट ऑफ कर दिया बाय P&L, जो बच गया बाय बैलेंस सीडी। बेचते वक्त लॉस हुआ बाय P&L, प्रॉफिट हुआ टू P&L। और जो एसेट बिक गया है, राइट ऑफ हो गया, उस पर डेट ऑफ परचेज से लेकर डेट ऑफ सेल या राइट ऑफ तक का जो टोटल डेप्शन है वो पीपी अकाउंट से भी हटाओ, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, खत्म। एक्यूमुलेटेड डेप्शन प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट कैसे बनेगा, ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी, बाय डेप्शन करंट ईयर का डेप्शन और डाल दो उसमें, 5 पीपीज का आज तक का डेप्शन प्लस करंट ईयर का और डेप्रिसिएशन। ठीक है, 5 पीपी जब से खरीदी तब से इस साल की शुरुआत तक का डेप्शन, और फिर इस साल का भी डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन। उसमें जो पीपी बेच दिया, राइट ऑफ कर दिया, उनका डेप्शन हटा दो, डेट ऑफ परचेज से लेकर आज तक का, सेल या राइट ऑफ की डेट तक का 2 पीपी, और जो बैलेंस बच गया 2 बैलेंस सीडी। उसके बाद प्रॉफिट वाला अमाउंट ऑपरेटिंग में लेस होगा, ड्रिप टू बैंक परचेज, ये एसेट की परचेज है, ये इन्वेस्टिंग में जाता है, परचेज ऑफ एसेट ब्रैकेट लगा के। बाय बैंक, ये एसेट की सेल है, ये इन्वेस्टिंग में जाता है सेल ऑफ एसेट के नाम से। बाय P&L लॉस, ये डीजीपी दिल में एल है, ऑपरेटिंग में जो प्लस होता है एल। बाय P&L राइट ऑफ, ये भी ऑपरेटिंग में प्लस होगा। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन वो डीजीपी दिल में जो डी फॉर डेप्रिसिएशन है वो यही है, 360 ऑपरेटिंग में। दिस इज इट। खाते बनाओ, अमाउंट निकालो जो मिसिंग है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट में पोस्ट कर दो, कैश फ्लो स्टेटमेंट में पोस्ट कर दो। ठीक है सर। उसके बाद प्यारे बच्चों, ये एक एडजस्टमेंट है हमारे पास,
प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड। ये चीज़ें बहुत तंग करती हैं हमें, ये चीज़ें बहुत तंग करती हैं। प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, पता नहीं क्या क्या है, क्यों है, कैसे है, कुछ पता ही नहीं चलता, कुछ पता ही नहीं चलता। ये पूरे समरी ले आया एक जगह, पूरी समरी ले आया एक जगह। ये लो प्यारे बच्चों, लेट सपोज ये एक ईयर है 1 अप्रैल 23 से लेकर 31 मार्च 24, और फिर अगला ईयर भी है 24-25। तो प्यारे प्यारे बच्चों, 1 अप्रैल 23 और 24 ये वाला साल चल रहा था। कंपनी को बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट मिला, कंपनी खुश हो गई, कंपनी खुश हो गई। कंपनी ने खुश होते ही कहा हम डिविडेंड देंगे लोगों को। डिविडेंड प्रपोज किया कंपनी ने। प्रपोज का मतलब कंपनी ने फैसला लिया कि वो डिविडेंड देगी। फिर कुछ टाइम बाद उसने वो डिविडेंड पे कर दिया 23-24 के दौरान ही। 23-24 अभी चल रहा है। नॉर्मली डिविडेंड कैसे पे होता है, पूरा ईयर कंप्लीट होता है, P&L बनता है, प्रॉफिट निकलता है, फिर कंपनी देखती है इस प्रॉफिट में से कितना डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दे सकते हैं, बाद में डिसाइड होता है। पर क्योंकि करंट ईयर के दौरान 23-24 के दौरान बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला, कंपनी खुश हो गई, उसने 23-24 खत्म होने से पहले ही डिविडेंड प्रपोज किया, यानी डिसाइड किया डिविडेंड देंगे, और फिर दे भी दिया। तो क्या करेंगे भाई, जब तक वो डिविडेंड प्रपोज था वो होती है CL यानी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करते, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करते। प्रपोज डिविडेंड का कोई ट्रीटमेंट नहीं। प्रपोज डिविडेंड मतलब कंपनी ने फैसला लिया कि वो डिविडेंड देगी, कंपनी ने फैसला लिया कि वो डिविडेंड देगी, लेकिन अभी दिया नहीं है, तो वो प्रपोज डिविडेंड का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है वो। ठीक है सर, ठीक है सर। अब जब एक्चुअल में पेमेंट कर देती है कंपनी, तो आपको क्या करना है डिविडेंड का, एक तो डिडक्ट करना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, हाँ डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड। लेकिन वहां पे सर दो आते थे, इंटरिम और फाइनल। ये कौन सा है, ये है इंटरिम डिविडेंड पेड। मैंने बताया था आपको, इंटरिम डिविडेंड पेड के नाम से ब्रैकेट लगा के इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लिख करके चलोगे 23-24 की ही कैश फ्लो स्टेटमेंट में, 23-24 की कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसे लिख करके चलोगे। 23-24 चल रहा था, उसी ईयर अभी खत्म भी नहीं हुआ, उसी ईयर के प्रॉफिट्स पर जो अभी बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया उसकी वजह से कंपनी ने डिविडेंड घोषित किया और पे भी कर दिया। जब तक घोषित था तब तक कुछ नहीं, जब तक डिक्लेयर, घोषित नहीं कहना चाहिए, प्रपोज था, जब तक कंपनी सोच रही थी कि डिविडेंड देंगे तब तक का कोई ट्रीटमेंट नहीं। और जब कंपनी ने एक्चुअली डिविडेंड पे कर दिया उस डेट पर क्या करेंगे, मान लो ये था 1 जुलाई 2023, डिविडेंड प्रपोज था, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी कोई ट्रीटमेंट नहीं। फिर आ गई 1 अगस्त 23, कंपनी ने पे कर दिया, तो ये है इंटरिम डिविडेंड पेड बच्चा पार्टी। साल चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ, साल के दौरान ही बीच में ही डिविडेंड प्रपोज करके पे कर दिया, तो जिस दिन पे करोगे उस दिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में माइनस कर दोगे इंटरिम डिविडेंड पेड के नाम से। और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एड बैक भी करेंगे बच्चा पार्टी, क्योंकि ये डिविडेंड P&L से ही पे होता है। फिर वो P&L में तुम्हें NPBT दे देगा, NPBT से तुम्हें वापस जाना पड़ेगा, तो ये फाइनेंसिंग आइटम है, इसका इफेक्ट हटाना पड़ेगा, इसलिए NPBT में एड बैक भी होगा 23-24 की ही कैश फ्लो स्टेटमेंट, 23-24 की ही कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है सर, यानी 23-24 ईयर चल रहा है, उसी ईयर से रिलेटेड डिविडेंड उसी ईयर में पे हो जाए, तो उसी ईयर की कैश फ्लो स्टेटमेंट में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में माइनस कर देना और NPBT में ऐड बैक कर देना। 23-24 ईयर से रिलेटेड डिविडेंड 23-24 में ही पे कर दिया, तो 23-24 की ही कैश फ्लो स्टेटमेंट में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में माइनस कर दोगे और NPBT में यानी ऑपरेटिंग में ऐड बैक कर दोगे। नॉर्मली डिविडेंड साल खत्म होने के बाद कैलकुलेट होता है और फिर प्रपोज करके मीटिंग वगैरह करके अगले साल पे किया जाता है। 23-24 का डिविडेंड नॉर्मली 24-25 में पे होता है, पहले 23-24 खत्म होता है, फिर उसका प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, AGM होती है, अप्रूवल होता है, फिर पे होता है कहीं 24-25 में जाके। पर ये केस अलग है, 23-24 का डिविडेंड 23-24 में ही पे कर दिया, तो 23-24 की कैश फ्लो स्टेटमेंट में फाइनेंसिंग में माइनस कर दो और ऑपरेटिंग में NPBT में ऐड बैक कर दो। जब तक प्रपोज है तब तक कुछ नहीं करना, जब पे हो जाए तब कर दो इंटरिम डिविडेंड पेड के नाम से। अब आते हैं नॉर्मल डिविडेंड पर। नॉर्मल डिविडेंड पर 23-24 ईयर फाइनल खत्म हुआ, उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, मीटिंग में डिविडेंड प्रपोज किया जाता है। जब तक प्रपोज रहता है कॉन्टिजेंट लायबिलिटी कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। फिर AGM होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, उसमें डिविडेंड अप्रूव होता है और फिर कुछ टाइम बाद एक्चुअली पे होता है। इसे फाइनल डिविडेंड कहा जाता है, जो साल खत्म होने के बाद दिया जाता है पक्के प्रॉफिट्स पर। साल चल रहा था, पक्का प्रॉफिट क्या था साल का भी पता नहीं, क्योंकि साल खत्म ही नहीं हुआ था, फिर भी डिविडेंड दे दिया, तो उसी साल की कैश फ्लो स्टेटमेंट में फाइनेंसिंग में माइनस और ऑपरेटिंग में ऐड बैक कर दो। फिर जब साल खत्म हुआ, कंपनी ने फाइनल प्रॉफिट निकाला, देखा, AGM किया, अप्रूव किया, फिर पे किया, अगले साल यानी 23-24 का ये डिविडेंड जो अगले साल पे हो रहा है फाइनल प्रॉफिट्स वाला, इसे फाइनल डिविडेंड कहते हैं। इसे 24-25 की कैश फ्लो स्टेटमेंट में फाइनेंसिंग में माइनस करोगे और NPBT में ऐड बैक करोगे। सिंपल सिंपल। यानी प्यारे बच्चों, प्रपोज्ड डिविडेंड क्या है,
वो डिविडेंड जो कंपनी अभी सोच रही है कि देगी, अभी कुछ दिया भी या नहीं, ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज का कोई ट्रीटमेंट नहीं होना कैश फ्लो स्टेटमेंट, कुछ भी नहीं। इंटरिम डिविडेंड क्या है, 23-24 साल चल रहा था, वो साल अभी खत्म भी नहीं हुआ, हमें प्रॉफिट पता भी नहीं लगे कि हम फाइनल प्रॉफिट पे डिविडेंड दे सके, उससे पहले ही कंपनी ने साल के दौरान ही खुश हो गए क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया, इसी खुशी में शेयर होल्डर्स को कुछ डिविडेंड दे दिया, तो वो डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड कहलाता है। और 23-24 की ही कैश फ्लो स्टेटमेंट में फाइनेंसिंग में माइनस होगा और एनपीबीटी में एड बैक होगा। फाइनल डिविडेंड क्या होता है, 23-24 का डिविडेंड 23-24 खत्म होने के बाद प्रॉफिट कैलकुलेट किए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई, एजीएम में अप्रूवल हुआ, फिर कहीं जाके 24-25 में वो पे हुआ, वो फाइनल डिविडेंड जब पे हो रहा है 24-25 फाइनेंसिंग एक्टिविटी, 24-25 की कैश फ्लो स्टेटमेंट में फाइनेंसिंग में माइनस और एनपीबीटी में एड बैक होगा। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। यानी प्रपोज डिविडेंड नो ट्रीटमेंट, इंटरिम डिविडेंड जिस साल का है, इन 23-24 का है तो 23-24 की कैश फ्लो स्टेटमेंट में फाइनेंसिंग में माइनस और एनपीबीटी में एड बैक। इंटरिम डिविडेंड 20-21 का होता है तो 20-21 की कैश फ्लो स्टेटमेंट में फाइनेंसिंग में माइनस और एनपीबीटी में एड बैक। फाइनल डिविडेंड क्या है, फाइनल डिविडेंड वो डिविडेंड है जो पिछले ईयर के प्रॉफिट से रिलेटेड डिविडेंड अब पे कर रहे हो। फाइनल डिविडेंड वो डिविडेंड है जो पिछले ईयर के प्रॉफिट से रिलेटेड है पर पे इस साल में कर रहे हो, प्रॉफिट वगैरह फाइनल करके मीटिंग वगैरह करने के बाद उसका क्या करना है, जिस ईयर में पे कर रहे हो उस ईयर की ही फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से माइनस कैश फ्लो स्टेटमेंट में और एनपीबीटी में ऐड बैक। यानी 24-25 की कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर आप बना रहे हो तो उसमें फाइनल डिविडेंड कौन सा माइनस करोगे फाइनेंसिंग में और एनपीबीटी में कौन सा फाइनल डिविडेंड ऐड करोगे, जो पिछले साल यानी 23-24 के प्रॉफिट से रिलेटेड है, जो पिछले साल यानी 23-24 के प्रॉफिट से रिलेटेड है। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर। और इंटरिम डिविडेंड क्या करते हैं, करंट ईयर वाला ही इंटरिम डिविडेंड, पिछले साल वाला इंटरिम डिविडेंड नहीं, करंट ईयर वाला ही, फाइनेंसिंग में माइनस और एनपीबीटी में एड बैक। ये आपका डिविडेंड का खेल है सर जी, ये आपका डिविडेंड का खेल है सर जी। कोई से भी साल की आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, उस साल की कैश फ्लो स्टेटमेंट में फाइनल डिविडेंड पिछले साल वाला फाइनेंसिंग से माइनस और एनपीबीटी में एड बैक, और इंटरिम डिविडेंड उसी साल वाला फाइनेंसिंग में माइनस और एनपीबीटी में एड बैक। ठीक है सर, नीचे मैंने लिख दिया प्रपोज डिविडेंड कॉन्टेंट लायबिलिटी, कोई ट्रीटमेंट नहीं करना होता, और स्टडी मेट थोड़ा रीड कर लेना। और ये जो कैलकुलेशन ऑफ एनपीबीटी है हम किसी क्वेश्चन में डील करके चलेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा, ना कि करंट लायबिलिटी में। ठीक है, देखो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, बैंक से हमने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले रखी है। अब उसके दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं, तो करंट लायबिलिटी में ले लें और ऑपरेटिंग में जो हम ट्रीटमेंट करते हैं करंट लायबिलिटी का इंक्रीज डिक्रीज को प्लस माइनस करते हैं वहां ले जाएं, या फिर जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आता है हमारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग उसमें ले, कि बैंक से ये भी लिया, ये शॉर्ट टर्म के ली गई बोरोइंग है बैंक से, तो हम कौन सा ट्रीटमेंट अपनाते हैं, एस ने साफ साफ बोला हुआ है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग में ले जाओगे। बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आएगा, ना कि करंट लायबिलिटी में। ठीक है सर, ठीक है सर। और जैसा मैंने बताया कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश ट्रांजैक्शंस और बैंक ट्रांजैक्शंस दोनों आती हैं। और एक आइटम होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इसका भी क्या ट्रीटमेंट होगा, ये भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब ये भी एक कैश आइटम ही डील करके चलते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को भी कैश ही मानते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को भी कैश ही मानते हैं। हम ऐसे मानते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है, मन आया अभी फोन करके अभी बेच देंगे, अभी बिक जाएगी, तुरंत हाथों हाथ सेल, तो बिल्कुल कैश के समान ही है वो, बिल्कुल कैश जैसा ही लिक्विड है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को भी कैश जैसा ही डील करके चलते हैं इसमें। ठीक है, इनकम टैक्स रिफंड कहीं देखने को मिले तो एनपीबीटी में लेस करेंगे और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में माइनस करेंगे। ठीक है सर, या ये पॉइंट काट लो यार, रिफंड एंड रिफंड गेट्स नेगेटिव देन ऐड। अभी इस पॉइंट के बारे में कोई बात नहीं, ये कट कर लेना, इसे मत लिखना अभी, इसे मत लिखना अभी। ठीक है सर जी, ठीक है सर जी। चलिए बच्चा बैठिए। तो कैश हो चाहे बैंक हो, दोनों ट्रांजैक्शन कैश फ्लो स्टेटमेंट में आती हैं, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को भी कैश जैसा ही माना जाता है। बैंक ओवरड्राफ्ट को शॉर्ट टर्म बोरोइंग में यानी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेंगे, ना कि ऑपरेटिंग में करंट लायबिलिटी में। एनपीबीटी की कैलकुलेशन किसी क्वेश्चन में सीखेंगे, स्टडी मेट जरूर रीड करना। प्रपोज डिविडेंड एक कॉन्टिजेंट लायबिलिटी कुछ नहीं करना। जिस भी साल की कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो उस साल की कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो फाइनल डिविडेंड आएगा, जो फाइनल डिविडेंड फाइनेंसिंग से माइनस और एनपीबीटी में एड बैक होगा, वो पिछले साल वाला होगा। और उस साल की कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो इंटरिम डिविडेंड फाइनेंसिंग में माइनस करोगे और एनपीबीटी में ऐड बैक करोगे वो उसी साल वाला होगा। ठीक है सर, और ये मैंने पिछली क्लास में बता ही दिया था आपको। पीपी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्शन की और राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना थोड़ी सी, कोई डाउट हो कनेक्ट करना। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।